एरो इंडिया शो के दौरान ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की जो स्केल मॉडल डिस्प्ले होने वाली है उसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तेजस के साथ एचएएल की तरफ से अभी एक नए लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल को और स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात सामने आई है। SU-30 MKI की प्रोडक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी एचएएल की तरफ से एडिशनल SU-30 MKI की ऑर्डर और सुपर सुखोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। पिछले 15 सालों में पहली बार डिफेंस बजट में 19% के आसपास इंक्रीज नोटिस किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट होने वाला है। VSF और CRPF की तरफ से रुस्तम 1 UAV को खरीदने का ऑफर देने के बाद DRDO की तरफ से अभी इसको दोबारा डेवलप करना शुरू किया गया है और अंत में टाटा ग्रुप की तरफ से पहली बार एक मिलिट्री ग्रेड की एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला, जिसको अभी वो इंडियन मिलिट्री को एक सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑफर करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एरो इंडिया शो के दौरान ADA की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली ऑफिशियल मॉडल को डिस्प्ले किया जाने वाला है। इसी बीच अभी इसके कुछ इमेजेस भी सामने आ चुकी है, जिसको ट्विटर के एक हैंडल बायो एरोस्पेस रिव्यू की तरफ से आज सुबह शेयर किया गया है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में कुछ यूनिक चेंजेस देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में एक लीडिंग एज एक्सटेंशन डिजाइन देखने को मिलने वाली है, जो कि अब तक किसी भी इंडियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि एमका में भी यह डिजाइन आपको नहीं मिलेगी। इसमें फ्रंटल फ्यूजलाज सेक्शन को विंग के साथ ब्लेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही आपको कनार्ड भी देखने को मिलने वाली है, जो कि ठीक इन लीडिंग एज एक्सटेंशन के ऊपर ही प्लेस किया गया है। और कनार्ड्स वाला डिजाइन पहले से ही तेजस MK2 से डिराइव किया गया था। अभी देखने में कुछ हद तक रफेल जैसा तो दिख रहा है, लेकिन रफेल की कनार्ड प्लेसमेंट और एज एक्सटेंशन इससे थोड़े बहुत अलग है। इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में DSI इनटेक और 3D बम को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मेनली एयरक्राफ्ट की स्टेल्थीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। और 3D बम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से DSI इनटेक के द्वारा पड़ने वाली नेगेटिव असर को कवर करने में मदद किया जा सकता है, जो कि एयरफ्लो को यूनिफॉर्म रखने में मदद करने वाली है। अब यहाँ पर एक और खास चेंज जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के डिजाइन में देखने को मिला है वो इसकी फ्रंटल कोन सेक्शन में है। अब इसकी फ्रंटल कोन सेक्शन को काफी हद तक एमका के डिजाइन से डिराइव किया गया है, जो कि स्टेल डिजाइन है, जो कि पहले कोन शेप का हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें डायमंड शेप का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे कि एक नेवल एयरक्राफ्ट होने वाली है तो इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म और टेल लुक होना काफी जरूरी है, क्योंकि आगे चल के इसको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना है तो विंग फोल्ड होने से काफी कम जगह में हम ज्यादा एयरक्राफ्ट को पार्क करके रख सकते हैं। और टेल लुक इसको एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड करने में मदद करने वाली है। एक और चीज जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ देखने को मिली है वो फिक्स्ड फ्यूल टैंक है। ये एयरक्राफ्ट के अपर फ्यूजलाज सेक्शन के दोनों साइड में प्लेस किए जाएंगे, लेकिन नॉर्मली कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इनको यहाँ पे मिशन कंप्लीट होने के बाद रिमूव नहीं किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की ओवरऑल रेंज को इंक्रीज करने के लिए और फ्लाइट के दौरान ड्रैग और सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट एक देसी स्कैल्प मिसाइल और स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम को लेकर है। एरो इंडिया शो के दौरान HAL की तरफ से अभी एक नई मिसाइल को डिस्प्ले करने का प्लान किया गया है। ये मिसाइल तेजस के साथ HAL की तरफ से उनके हैंगर में डिस्प्ले किया जाएगा, जिसको अभी कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम यानी कि कैट सेंटर मिसाइल कहा जा रहा है। इसके लिए HAL अभी बेंगलुरु की न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रही है। एक लो ऑब्जर्वेबल स्टैंड अप क्रूज मिसाइल होने वाली है, जिसमें कम से कम 250 kg के आसपास की वॉरेट को कैरी किया जा सकता है। इस मिसाइल के जितने भी इमेज आप लोग देख रहे हैं, इन सभी को ट्विटर की एक हैंडल बायो एरोस्पेस रिव्यू की तरफ से ट्विटर में पोस्ट किया गया था। अभी जो मिसाइल होने वाली है आगे चल के कई वेरिएंट में आने वाली है। जो तेजस वाला वेरिएंट यहाँ पे दिखाया गया है, इसका लाइटर वेरिएंट है, जिसकी रेंज यहाँ पे 200 किलोमीटर या उससे थोड़े ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें GPS, टेरेन स्पेसिफिक नेविगेशन, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और इन्फ्रारेड सीकर भी दिए जाने वाले हैं। अब इसके अलावा इसकी एक और बिगर वेरिएंट को भी बनाया जाएगा, जो कि लगभग 600 kg की क्लास की मिसाइल होने वाली है और इसको तेजस MK2, मिराज 2000 या SU-30 MKI जैसे बड़े एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है।
इसका नाम कैट सेंटर ALCM रखा जाएगा, लेकिन ये असल में एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम की तरह भी काम करने वाला है, जो कि मिड एयर में स्वार्म ड्रोन को लॉन्च करने वाली है और ये उनको कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इसको एक मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका नाम यहाँ पे अल्फा एस रखने का फैसला किया गया है, यानी कि अगर इसे SU-30 से लॉन्च किया जाता है तो ये मिड एयर में जाके मल्टीपल स्वार्म ड्रोन सिस्टम को लॉन्च करने वाली और ये अपने आप ही अपने टारगेट तक ऑटोनोमसली ग्लाइड करते हुए जा सकते हैं। अगला अपडेट SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेके है। द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक HAL की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले आखिरी 2 SU-30 एयरक्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया गया है और अभी इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की तैयारी की जा रही है। इसमें एक एयरक्राफ्ट को स्पेसिफिक ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए बनाया गया है और बाकी एक SU-30 का रेगुलर वेरिएंट है। अभी इनको शायद फरवरी के एंड तक ही इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया जाएगा। भारत की तरफ से रशिया के साथ 2004 में लगभग 272 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेकर एक डील को साइन किया गया था, जिसमें से 222 सुखोई को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ HAL के द्वारा असेंबल किया जा रहा था। इसमें से अभी 40 सुखोई को ब्रह्मोस कैरी करने के लिए भी मॉडिफाई किया जा रहा है। HAL के चेयरमैन R माधवन जी के मुताबिक ये HAL के द्वारा अब तक किए गए सबसे बड़े TOT प्रोजेक्ट में से एक था और अभी रशिया से एडिशनल 12 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भी कोशिश किया जा, जिनको क्रैश में नष्ट हो गए SU-30 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें से 1 या 2 को DRDO की तरफ से और HAL की तरफ से अपने रेगुलर टेस्टिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी SU-30 की असेंबली पूरा होने के बाद HAL की नासिक डिवीजन में सुखोई और मिक्स सीरीज के एयरक्राफ्ट रिपेयर और ओवरऑल वर्क वगैरह किया जाएगा। बाकी अभी HAL की तरफ से सभी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी किया जाने वाला है, जिसके लिए रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है और इसमें SU-30 के रडार से लेकर पूरी एवियोनिक्स सिस्टम को मॉडर्न स्टैंडर्ड में रिप्लेस किया जाएगा और अभी इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फेज वाइज मैनर में अपग्रेड करने की बातचीत किया गया है। अगला अपडेट डिफेंस बजट को लेके है। जैसे कि अभी बजट सेशन चल रही है और आज पार्लियामेंट में बजट को पेश किया गया था। वैसे पिछला साल हम सभी के लिए काफी बेकार रहा था और ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से ऐसा लगा था कि भारत की तरफ से इस बार ज्यादा फोकस अपनी हेल्थ केयर सेक्टर में किया जाएगा, जबकि डिफेंस सेक्टर में थोड़ा बहुत इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा था। पर इस बार की डिफेंस बजट की बात करें तो ये पिछले 15 सालों में अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट होने वाला है। इस साल की हमारी डिफेंस बजट की बात करें तो ये लगभग 4.78 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है, जिसमें से 1.35 लाख करोड़ सिर्फ हमारे नए मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके बारे में ट्वीट करते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और PM नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में डिफेंस बजट में इतना बड़ा हाइक कभी नहीं हुआ था और इस बार की हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 19% तक इंक्रीज किया गया है। हम अभी डिटेल में बजट के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है अभी चाइना के साथ जो फेसअप वगैरह चल रहा है उसी को ध्यान में रखकर डिफेंस बजट में इतनी मैसिव हाइक किया जा रहा है और हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से इसके लिए डिमांड भी किया गया था, क्योंकि पिछले साल जो बजट एलोकेट किया गया था वो सफिशिएंट नहीं था और इमरजेंसी में लगभग 22,776 करोड़ के आसपास एलोकेट किए गए थे, जिसके अंदर अभी एमुनिशन और वेपन वगैरह खरीदे गए थे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एवेक्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स में सफिशिएंट मात्रा में एवेक्स मौजूद नहीं है और कुल मिलाकर हमारे पास 5 एवेक्स मौजूद है, जिसमें से 2 नेत्र एवेक्स हैं और 3 फाल्कन एवेक्स हैं। इसी बीच अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 3 फाल्कन एवेक्स को 6 A320 बेस्ड नेत्र एवेक्स और 6 A330 बेस्ड एवेक्स को शामिल करने का एम रखा गया था। अभी एरो इंडिया शो के दौरान A320 प्लेटफॉर्म को बेस्ड करके एक एवेक्स को डिस्प्ले किया जाने वाला है, जिसमें हमको नेत्र एवेक्स की तरह एक साइड बाय साइड AESA रडार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाली है। पहले ऐसा लगता था कि इसमें नेत्र एवेक्स की तरह ही 240 डिग्री के आसपास की कवरेज रहने वाली है, लेकिन इसी बीच कुछ अपडेट सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि ये जो A320 बेस्ड एवेक्स होने वाली है इसमें भले ही साइड बाय साइड रडार डोम रहने वाली है, लेकिन ये पूरे 360 डिग्री कवरेज देने वाली है। बाकी अगर A330 प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसमें ट्रायंगुलर रडार डोम मौजूद रहने वाली है, जिसको अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, लेकिन ये A320 क्लास के एवेक्स की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होने वाली है। अगला अपडेट UAV को लेके है। एरो इंडिया शो के दौरान VML की तरफ से अभी 2 UAV को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। इसमें VML की तरफ से अभी चेक रिपब्लिक की प्रीमोको UAV के साथ मिलकर अभी 2 UAV को डेवलप किया गया है, जिनको बोथ सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से प्रीमोको UAV 150 की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक होने वाली है और इसकी एंड्योरेंस लगभग 15 घंटे तक होने वाली है, जो कि ऑटोमेटिकली टेक ऑफ और लैंड वगैरह कर सकता है। इसके साथ BML की तरफ से अपने तरफ से डेवलप किए गए गैसोलीन बेस्ड
टर्बोप्रोप डिजाइन की यूएवी को डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि आईआईटी कानपुर की मदद से डेवलप किया गया है। अब इन 2 यूएवी के अलावा अभी सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ से भी नए यूएवी को अपने फोर्स में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है और इसमें अभी रुस्तम 1 यूएवी को शामिल करने का फैसला किया गया है और अभी वो रुस्तम 1 यूएवी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अभी तक रुस्तम 1 यूएवी की बात करें तो इसको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और इससे मिली सीख से रुस्तम 2 को डेवलप किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अभी बीएसएफ और सीआरपीएफ की तरफ से रुस्तम 1 में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया गया है, तो अभी इसको दोबारा मिशन स्पेसिफिक रोल के लिए डिजाइन करना शुरू किया गया है। वैसे ये एक मेल ड्रोन है, यानी कि मीडियम अल्टीट्यूड की लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि लगभग 12 से 15 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। साथ ही ये अपने साथ 75 केजी के आसपास की पेलोड को भी कैरी कर सकता है। वैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ से इसको मेनली सर्वेलेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको मेनली माओइस्ट ऑपरेटेड एरिया में या फिर भारत बांग्लादेश बॉर्डर में या फिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात किया जाएगा। अब इसमें एक एंटी टैंक मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन बीएसएफ इसकी अनआर्म्ड वेरिएंट को ही खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। अगला अपडेट टाटा ग्रुप की तरफ से है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की तरफ से अभी भारत में ही मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है और ये जो मेन एयरक्राफ्ट होने वाली है एक जर्मन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होने वाली है, लेकिन इसकी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टाटा ग्रुप की तरफ से हासिल कर लिया गया है और ये पहली इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाली है जो कि अपनी खुद की मिलिट्री ग्रेड के एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली है, जो कि अब तक सिर्फ एचएएल की तरफ से किया जा रहा था। अब इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन के बारे में बात करें तो ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाली, जो कि मैक्सिमम 45,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बारे में अभी तक टाटा की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये जर्मन ओरिजिन ग्रोप G180 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड करके होने वाली है, जो कि कभी भी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आ पाई थी। इसको टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से आगे चल के मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसको अब एक सिग्नल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें जितने भी सेंसर या पेलोड वगैरह रहेंगे, जिसकी वजह से एक सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये सभी के सभी टाटा की इंडिजिनस प्रोडक्ट होने वाले हैं। टाटा का कहना है कि एयरक्राफ्ट ग्रासलैंड में भी इजीली लैंड कर सकता है और इसकी एंड्योरेंस लगभग 6 से 7 घंटे तक होने वाली है और ये एक बार में 1800 नॉटिकल मील की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। टाटा ग्रुप का कहना है कि आगे चल के इसको वो इंडियन मिलिट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करने वाले हैं और इसकी मास प्रोडक्शन करने का एम रखे हुए हैं। लेकिन अब ये इतना आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इसके लिए मास ऑर्डर नहीं मिलता है तो टाटा इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके लिए अभी एक अलग से प्लांट को भी सेटअप करना पड़ने वाला है और इंडियन मिलिट्री में हमें इतने ज्यादा सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 10 से 20 के अंदर ही रहने वाली है, तो इसके लिए टाटा को एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। वैसे टाटा की तरफ से इसमें फुल कस्टमाइजेशन का भी ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें वो इंडियन मिलिट्री की हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी पेलोड सिस्टम की या फिर एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज करने का ऑफर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।